अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप कोशां होंगे अपनी बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए। और जिस किस्म के हालात से आप दो चार हैं, देखें कि ज़हन में रखिएगा, अल्लाह ताला की तरफ आजमाइशें होती हैं उनके लोगों पर, लेकिन उसमें ख़ास तौर पर यह है कि अल्लाह ताला टेस्ट करते हैं कि हर टाइम में आप किस तरीके से खड़े होते हैं, किस तरह से अक्ल फ़हम और जो असूल अल्लाह ताला ने आपको बयान किए हैं उन पर आप कार फरमा होते हैं। मैं इसीलिए इसमें कोशिश करूँगा जिससे कि आपको इंसाइट होगा कि इंसान किस किस्म का है और उसे किस किस्म की मेहनत चाहिए इस स्टेज पर। मैं थोड़ा सा आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है वो उसमें हर मुल्क में होता है। इलेक्शन हर किस्म की होती हैं, लेकिन जिस किस्म का सिस्टम हो उस किस्म के वहाँ हालात चलते हैं। मिसाल के तौर पर ब्रिटिश सिस्टम में पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, अमेरिका में डेमोक्रेटिक सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो एज ए स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी आई स्टडी कि हमारे जैसे मुल्क में लोग जो कि जैसे सीजनड करप्ट लोग होते हैं, पैसा देकर चलते रहते हैं, हर चीज़ का दारो मदार मनी पर होता है। और इन पावर आ जाते हैं, पावर आने के बाद वो फिर मनी बनाते हैं, ना सिर्फ मनी बनाते हैं, अपने आइंदा आने वाले ख़ानदानों के लिए फाउंडेशन रखते हैं। आप ये नहीं स्टडी करें इन दो ख़ानदानों को, जरदारी एंड नवाज शरीफ, तो ये प्लान कर रहे हैं कि हमारी आने वाली नस्लें इस तरह कंटिन्यू रखें जिस हम 30-35 साल से इसको लूट रहे हैं, तो ये हमारी एक किस्म की पर्सनल जायदाद या जागीर है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि मोहब्बत और पॉलिटिकल जो सिस्टम है हमारे यहाँ, उसमें हर एक चीज़ जायज़ है। यानी कि ये एक कोई इसमें असूल और ज़वाबित नहीं होती, ये एक बाकायदा एक बिज़नेस बन चुका है। जैसे पॉलिटिकल बिजनेसमैन किसी पार्टी और मुल्क का होता है तो बड़ा उसका कोई असूल और ज़वाबित होता है। यहाँ सिर्फ ये होता है पैसा बनाना है, अपनी पावर बनाना है, और ये लोग भी गैर खुद गर्ज होते हैं। इनमें तमाम इखलाकी जो होते हैं ना असूल और ज़वाबित, वो ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए मैंने जो आपको कहा था कि इनकी मेंटेलिटी जो होता है सोशोपैथ साइकोपैथ किस्म की होती है, वो आप चाहें भी तो नहीं हो सकती। उसकी रीज़न ये है, आप पूछेंगे क्यों। होता यह है कि जिस वक्त आदमी की एक पैदा होता है तो उसको जिस किस्म का माहौल दिया जाता है, वो उस माहौल के मुताबिक अपनी पर्सनैलिटी पैदा करता है। लेटर ऑन बेशक वो जितना भी बड़ा हो जाए, जितना उसका पावर आ जाए, लेकिन उसका अंदर का वो जो छोटा सेल्फ ये अंदर उसके अगर मेच्योरिटी ना आए तो वो वहाँ टिका हुआ होता है। इसको कहते हैं फिक्सेशन। बस एक आदमी गवाल मंडी का है, वो उसके वालदैन ये लोहे का छोटा मोटा कारोबार करते तो कारोबारी है, तो उसने हर एक चीज़ कारोबार के जरिए से करना है, लेकिन उसका थिंकिंग लेवल पैटर्न होगा मंडी का होगा। इसी तरीके से एक आदमी है, वो कुछ नहीं है तो उसके माजी में कुछ ऐसा मिसहैप हुआ है, क्योंकि साइकोलॉजिकली कहते हैं उनका एनालिसिस किया जाए कि उसके माजी में क्या हुआ जिसकी वजह से वो इस किस्म का वो आदमी एक सोशोपैथ बन जाता है। तो फिर बड़ा होकर उसको पता होगा कि मैंने मौके माल से फ़ायदा उठाना है, शक किस तरह करना है, किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाकर किस तरह पैसा इकट्ठा करना है, किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग करना है, किस तरीके से लोगों को ख़रीदना है, किस तरह ये एक बिज़नेस करना है, और किस तरह मैंने फ्लो करना है कि एक आई में से टिकट ब्लैकिंग से होता हुआ इतना बड़ा हो गया कि उसको ये नहीं होता कि उसे अपनी माँ बाप या रिश्तेदारों से कोई मोहब्बत हो, उसे अपनी ज़ात से मोहब्बत होती है। वो चीटर होता है, वो बेहतरीन, वो उसमें इतना स्मार्ट होता है कि आप उसकी फेस रीडिंग नहीं कर सकते। आप देखते नहीं ये हैं आपके चंद एक वेल नोन इस किस्म के सिंध के पॉलिटिकल लोग, वो बड़ी ढटाई से कहते हैं जी, मेरी बुकों में ये लिखो, बड़े फख्र से कहते हैं हमने गलत काम को दे एक्सप्रेस विद द प्राउड। तो कहने का मतलब है, तो ये जो इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं, उन्हें ये नहीं होता कि खुदा का कोई खौफ है या कब्र है या मरना है। वो कहते हैं बस यही है, खाओ पियो, कसीनो चलाओ, मनी लॉन्ड्रिंग करो, इधर से उधर ले जाओ, मुल्क को लूटो, तो मरता है तो मरे। वो किसी को कत्ल करा दे तो पता नहीं लगता। लिहाजा इसमें आपने देखा होगा एक और है 22 कत्ल करने वाले साहब, वो इस धड़ल्ले से इसको मुजरम को इन्होंने बना दिया है कि ही इज योर इंटरनल मिनिस्टर हैं। वो ऐसे ही बढ़ के मारते हैं, खुदा की पनाह, और उसके मूँछों के तौर से और उसके अंदाज गुफ्तगू से ये कहते पता नहीं वो खानदानी कितने बड़े एक अजीम हस्ती है, फिरौन की तरह हैं। ऐसे अंदाज ऐसे होते हैं। तो मेरे अर्ज करने का मतलब ये है कि ये चीज़ें जो हो रही हैं आपके इर्द गिर्द में हो रही हैं, आप उनको नहीं देखते। तो यहाँ ये नहीं होता कि आप नेक हैं, पारसा हैं, तो उसकी वजह से
آپ کو لوگ پسند کریں گے. لوگ اسی قسم کے پسند کرتے ہیں کہ شارٹ کٹ ٹیکنیکس ہو, راتوں رات امیر بن گئے اور سب کچھ اپنے کنٹرول میں کر لیا. اب اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو شخص پالیٹکس میں آئے گا وہ سادہ لو ہوگا, نیک ہوگا, شریف ہوگا, تو اس کی یہاں بات نہیں بنتی, کیونکہ یہ امریکہ تو ہے نہیں کہ آپ کے اصولوں کو پسند کرے. یہاں تو ہے کہ نمبر 2 کام جو اس کو پرائرٹی دی جاتی ہے, کہتے دے آر ویری اسمارٹ, دے آر ویری کیا اس کا چیزوں کو ہیرا پھیری کار سے بڑے خوبصورت سے نکال لیتے ہیں. لہذا آج یہی وجہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب ان سیاسی کنڈوں میں آ گئے اور وہ ان کی چالوں میں آ گئے, سادگی کی طرح سے مارے گئے. اس کی سب سے بڑی مثال آپ کو دوں, کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ کس طریقے اس کے دوست ساتھ چمٹ رہے ہیں. علیم صاحب ہیں اور ایک اور کوئی صاحب ہیں, کیا نام, جو بڑے مشہور ہیں, ترین صاحب. انہوں نے کس طریقے سے پیسہ لگایا, انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم پیسہ لگا رہے ہیں تو ہم بھی یہ کریں گے. لیکن یہ آدمی اس قسم کا ہے تو سکے باپ کو نہیں, اپنے کسی دوست کو بخشنے والا نہیں. انہوں نے تمام ہتھ کنڈے کیے کہ کسی طریقے سے ہم جو میں سے منی لانڈرنگ تو نہیں کہنا چاہیے, جو دوسرے کاروبار میں شوگر مافیا اور ان سب میں تھے. اب حیران کن بات ہے, انہوں نے لوگ بھی لے کر آئے, اس کو مضبوط بھی کیا, اور اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا, کاروباری ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھیں, جو بھی پولیٹیشین ہوگا کاروباریوں کو اپنے کاروبار کو سوچے گا, تو اینڈ پر اس نے اپنے ہی لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کو ورغلا کر کے اور اس کے خلاف اس نے یعنی کہ گروپ بنا دیا, جس کی وجہ سے یہ لوٹے لوٹوں کا ذکر ہوتا ہے. پھر کتنی خوبصورتی سے وہ شخص لندن میں رہا, ایک اور بہت بڑا منی لانڈر اور لٹیرا تھا, دونوں کا ایک کاروباری آدمی ہے. کس طریقے سے اس کی فیور کرتے ہوئے اس نے اپنی پارٹی کے اور ان کے پیچھے چھرا گھونپ دیا, علیم صاحب ہوں یہ ہوں. اور یہ ان کی ہسٹری بھری پڑی ہے اس قسم کی, اور یہ پاکستان کی ہسٹری اس قسم کی ہے. تو لیکن دیکھیے وہ اس میں یہ ہوتا ہے ان دا لانگ رن, اگر ہی از آنےسٹ, ہی از اے مین آف کریکٹر, ہی اچیوڈ ان دا لانگ رن. وہی تو میں کہہ رہا ہوں, سلو اسٹڈی ون دا ریس. اسی طریقے سے یہ دیکھیں, یہ وہ کاف لیگ ہے, کتنی اس شخص نے, وہ کیا اس کا نام ہے, وہ فاروق بشیر یا جو کچھ ہے, وہ حاوی ہو گیا سیکٹری, اور اس نے کس طرح پنجاب میں سب کچھ کیا. تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پالیٹکس کے اندر یہ جو سیزن پالیٹیشین ہوتے ہیں پیسے کو دیکھتے ہیں. میں حیران ہو گیا, ایک وہ شخص کا بھی ذکر ہے, راجہ ریاض, اس کی شکل دیکھیں, اس کے ایکشن دیکھیں, پی ٹی آئی کا ہوتا ہوا وہ جناب از دا پارلیمنٹ میں اپوزیشن کا وہ لیڈر بنا ہوا ہے. کیا ایک دوسرا راجہ ہے وہ سپیکر بنا ہوا ہے. تو میرے دوستوں کو عقل کے ناخن رہو, یہ کون لوگ ہیں, ان کا مینٹل لیول کیا ہے, ایجوکیشن کیا ہے, یہ کس طریقے سے آئے, کیوں یہاں ہر چیز جب بکتی ہے تو اس قسم کے لوگ آتے ہیں. تو یہاں اس سلسلے میں یہ جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں یہ لوگ سوٹ کرتے ہیں. آئے 5 سال بنایا اور آپ کو تھوڑا بہت دکھایا دکھویا, اور پھر اگلا لمبا بزنس یہ ہوتا ہے, پھر اپنے ہی منسٹر لگا دیے, کل کا بچہ ہو اسے فارن منسٹر بنایا. یعنی کہ لوگ حیران ہوتے ہیں یہاں سن سن کے یہ کہانیاں ان کی کہ یار یہ کیسا ملک ہے. وہ جو آپ مجھے کہتے تھے نا یہ عجوبہ ملک ہے, تو میں نے غلط نہیں کہا تھا. میرے دوست اب بھی دیکھ رہے ہیں اور آئندہ بھی دیکھتے رہیں گے. کیا ہوتا ہے کہ ان کو اگر آپ بٹھا دیتے ہیں تو کس طریقے سے وہ اب الٹا وہ جو اصل اس کے مالک تھے یا ان پاور تھے ان کے اوپر مقدمات لگا رہے ہیں. مقدمات بھی ایسے ایسے انہونے قسم کے لوگ ہنس رہے ہیں, اور پورا پنجابی میں کہتے ہیں ٹبر پیچھے لگ گیا ہے کہ ایک آدمی کو ذلیل اور رسوا کیا جائے. کیوں؟ از آنر اسٹریٹ فارورڈ. بھائی وہ میرے رشتے دار نہیں, میں تو اس آدمی کو پسند کروں گا جو میرے ملک کے لیے اس شخص کا وین ہو, اس کے اندر اسلامک اسپرٹ ہو, مسلمان لوگ ہیں, کریکٹر ہو, کوئی ایجوکیٹڈ لوگ آئے. لہذا اس کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, جو عام لوگ ہیں, وہ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو یہ تیزیاں کرتے پھریں, یہ ایکٹر بن کر ایکشن کرتے پھریں, اور یہ کر دو وہ کر دو, اور یہ نہیں پتا کہ اس ایکشن کے پیچھے کس طریقے سے ہوا. کیا حیران کن بات نہیں ہے؟ یہ لوگ ان پاور آئے, یہ سارے انہوں نے وہ تمام جو سے پیسہ لینا تھا وہ بھی حرم, اس میں آپ کا نیب کا بھی سلسلہ ختم, ایف آئی آر میں ایسے ایسے کام کیے کہ جو اب ان کو مجرم بنا دیا. اور حیران کن بات یہ ہے وہ جو
इनका फेल हो जाए ना, वो हीरो बनकर वापस लंदन चला जाता है, हमजा शहबाज साहब। तो ये सब कुछ हो रहा है, वरना वो यहाँ से नहीं जा सकता था। जिस तरीके केस है चल रहा है, तो मेरे कहने का मतलब है, मेरे दोस्तों ज़रा समझो हम किस मुल्क के हैं और हम क्या कुछ कर रहे हैं। क्या हमारे पास अकल नहीं है, या हम सारी उम्र यहीं रहेंगे और यही काम करते रहेंगे और ये लोग हमें इसी तरीके से इस्तेमाल करते रहेंगे? तो ये यही रीज़न है कि पीटीआई के अंदर ये जो लोग थे इसका साथ छोड़ गए, क्योंकि बाहर से उनको कुछ पैसा देने वाला होना था। इसका फर्दर अगर एनालिसिस करें तो ये किस तरीके से मिरेकल हो गया पाकिस्तान में कि रातों रात एक मुकदमा आ गया, 12 बजे उनको निकाल दिया गया, दूसरों को उसका वहाँ लगा दिया गया, फिर उसके बाद उनको थ्रेट्स वगैरह दी जा रही। तो अगर आप लोगों की ज़रा मेमोरी कमज़ोर है, ये इस किस्म के वाक़यात जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में हुए थे। अमेरिका वाज नॉट हैप्पी, सो दे प्लांटेड इन सच ए वे कि उन्होंने ये काम किया। तो अल्लाह खैर रखे, प्लांटेड तो वही है, वही कुछ हो रहा है। जो उन्होंने कहा था कि हम ये काम नहीं करने देंगे और हम बागैरत हैं, किसी गुलाम नहीं बनेंगे, वो अब क्या है कि उन्हीं से मिन्नत कर रहे हैं पैसा दे दें। फिर डू मोर वाला सिलसिला उन्होंने साबित किया कि जो तुम्हारा लीडर था वो गलत था और हमारा जो ग्रिप है वो ठीक है, क्योंकि हमारा वहाँ पर टोल है। तो कहने का मतलब ये मैं बातें को इसलिए नहीं कह रहा हूँ, सबको पता है, लेकिन शऊर नहीं होता। आदमी सिर्फ सुनता है, उधर कर देता है। जब तक हर एक शख्स आप में से खड़ा नहीं होगा और ये इस तरीके से सिलसिले को कारोबार करने वालों के नहीं समझेगी, इन लोगों के, जिसे मैंने पहले कहा ना, हाथी के दांत खाने का और दिखाने। अब ये देखें, इस चक्कर में क्या है कि एस्टेब्लिशमेंट भी यानी कि उनके चक्रों में आ गए कि यार पता नहीं ये ठीक लोग हैं वो, लेकिन उन्हें पता है कि ये लोग कमज़ोर होते हैं, दे प्ले अंडर द थंब। तो दे लाइक सच काइंड ऑफ पीपल, नो हु लाइक के कोई उनको कहे कि ये दो दो चार होते हैं, कहते नहीं जो हम कहते हैं वो ठीक होता है। तो उनकी हर की अपनी अपनी मुनाफली, अपनी अपनी थिंकिंग होती है। लेकिन सबसे अव्वल जो थिंकिंग होनी चाहिए वो कौम को, अपने मुल्क के लिए होना चाहिए। और आप हमें शऊर होना चाहिए कि हम कितनी देर इस तरह सोए रहेंगे, और ये माजी के जो है ना ख्वाब और ये जो पस्ती हमारी जो है वो कभी नहीं ख़त्म होगी। हमारे साथ के साथ भी आगे चले गए, तो ये सभी कौम को इकट्ठा होना चाहिए। ये नहीं कि तोड़ फोड़ करें, ये यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, कायदे रहमतुल्लाह के अल्फाज देखें। फिर इसके अलावा खुदा आपका भला करे, अल्लामा इकबाल की वो पढ़ें। फिर कुरान शरीफ का देखें कि पुरानी कौमों का जिक्र है, उनको किस तरीके से वो दुनिया से काबज थी और किस तरीके से वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसा अल्लाह ताला ने उनको गायब किया कि उनके जिक्र कुरान शरीफ में आए कि हमने फ़िरौन के साथ क्या किया। तो कहने का मतलब है कि इस, वो कहते हैं ना, कोलों के दलाली में मुंह काला, यानी कि आर्मी का शायद इतना बुरा रोल ना हो, लेकिन किस तरीके से उसने प्रिवेंट किया था, अच्छी बड़ी आदमी का जो हाई में था इन्होंने नीचे लेकर चले गए। क्यों? ये अपने आप को तो नहीं, क्योंकि होता है ना कि व्हेन यू स्पोर्ट्स हम चोर उचक्के को, तो वो कहते हैं ये भी चोर उचक्के हैं, चाहे वो हो ना हो। हालांकि हमारी आर्मी माशाल्लाह दुनिया की बेस्ट ऑफ ऑल है, लेकिन वही है कि उनकी इस गलती, इस खामोशी, इस डिले की वजह से यूं यूं ये वक्त बढ़ता चला जा रहा है, तो ये चीज़ें जो हैं बैठती चली जा रही हैं। और हमारे पास फिर इतना टाइम नहीं होगा कि हम अपनी इज्जत को बचाने के लिए इस किस्म के तरीके करने वालों से हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। बड़ी बात यह है कि उनका भेजने का, ये क्राइम करने का तरीका कार ये होता है कि उन्होंने टाउट्स रखे होते हैं, उनके लिए काम करते हैं, और जो टाउट वो काम करते हैं कि एज रिजल्ट ऑफ इट, उसका रिजल्ट ये निकलता है कि ये बच बचा कर फिर घर में चौधरी बन के बैठे रहते हैं, और जो चंद एक लोग होते हैं वो सूली पे चढ़ जाते हैं। तो इस वक्त जो मुल्क का हाल है वो आप सबके सामने है। इसका हल है, हल यही है कि अपनी सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ इनोवेशन क्रिएट करें, अपने मुल्क के लिए सोचें, ज़ातियत से ज़रा बाहर कर निकल कर सोचें। देखिए, इंसान की शख्सियत के कई बेसिस होते हैं। पहला बेस होता है उसका घर, आइडेंटिटी। फिर उसका होता है मोहल्ला। फिर उसका होता है तहसील। फिर सूबा, सॉरी, फिर उसका डिस्ट्रिक्ट होता है। फिर उसका सूबा होता है। फिर अबव वार वो कहता है आई एम द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारा जो फ़ख्र है, हमारा पाकिस्तान सिटीज़न का फ़ख्र है।
कितनी ट्रेजेडी है कि हमसे वो अपना फ़ख्र भी लेना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ये जो यहाँ से भेजते हैं वो तो उनका कोई बेस ही नहीं, उनकी कोई जगह ही नहीं। एज ए रिजल्ट ऑफ इट क्या कि इसका क्या दुख होगा कि जब तक ये हुकूमतें हैं, मुझे डर है कि लोगों का ये जो यहाँ से पैसा भेजते हैं वो कम ना हो जाए। क्यों? उन्होंने डिग्रेड किया है, असूलों को तोड़ा है, और जो लोगों के हमारे हकूक हैं उनको पामाल करने की कोशिश की। सभी की इसीलिए दुआ थी कि अगर ये पिछली हुकूमत रहती तो तमाम सिटीज़न जो यहाँ हम लोग हैं, हमारा भी वोट वहाँ जाकर होता, हमारी प्रेजेंटेशन होती, और जो हम लोग यहाँ मेहनत करते हैं और जो कुछ करते हैं मदद के लिए, हमें वहाँ उसका हक मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि इंसान को अपनी माजी से सीखे। ग्रेट कौमें जितनी भी होती हैं उनका एक वतीरा होता है, वो ये होता है दे लर्न फ्रॉम देयर फॉल्ट्स। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया इंसान कोई परफेक्ट नहीं, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, लेकिन इस किस्म की माफ़ी लें कि अंदर से अपने आप को चेंज करें। ये नहीं कि आपको आज पावर मिल जाए, बड़े खुश हों, जाके हज की सब कुछ किया, और जब वापस आए तो फिर वही काम शुरू कर दिया। तो अल्लाह ताला कहते हैं इस तरीके से यू डॉज मी, प्लीज डोंट डॉज अल्लाह मियाँ इज अजीम, ही विल हेल्प यू। तो अगर आप ये चीज़ देखना चाहते हैं तो ये देखें कि ख़यानत करने वालों के मुतल्लिक़ अल्लाह ताला का क्या हुक्म है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपको फरमाया कि मेरा जो इल्म है उसको में ख़यानत नहीं होनी चाहिए, हर एक के पास पूरा का पूरा जाना चाहिए। इतना अजीम रुतबा, इतनी अजीम बात उनके लिए की गई। लेकिन आम आदमी के लिए कहा गया कि है लोगों, दूसरे का माल एक दूसरे का मत खाओ, दूसरे के बाद रिश्वत लेकर ना जाओ। तो ये आंखें खोलने की बात है, मैं वो बातें कर रहा हूँ जो कुरान शरीफ में लिखी हुई है, मेरे घर की कोई नहीं है। ये ये तो हमारी जो खुदा का भला करे अदालतों को पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। उनके एक गलत अमल से, लेकिन सिर्फ एक गलत अमल हुआ उस दिन रात को, और उसके साथ उसका खमियाजा आप कितना भुगत रहे हैं और भुगते रहेंगे जब तक कि इलेक्शन नहीं होंगे। वाहिद हल इसका ये है कि इलेक्शन हो, सही मानी में लोग आए, और लोगों को शूर आ चुका है। या जब ये सही लोगों में लोग मानों में आएंगे तो उनकी अकाउंटेबिलिटी भी होगी। और मेरा एक हम्बल से सजेशन ये है कि यहाँ हमारी कौम के लिए ये सिस्टम जो है ना, सिर्फ प्रेसिडेंशियल सिस्टम काम कर सकता है जिसमें कि तमाम पावर नीचे वहाँ के लोगों के पास होती हैं, और वो जवाब देते अपने इलाके पर इस तरह तरक्की करते ऊपर चले जाते हैं। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की कोशिश करनी चाहिए, हर एक अपने अपने लेवल पर करें और अल्लाह ताला से मायूस ना हो। बड़ी कहते हैं मेरे बंदे मेरे पास आ, मैं गुनाह भी माफ़ कर दूंगा, मैं आपको इतना दूंगा आप सोच ही नहीं सकेंगे। क्योंकि इस जिल्लत और इज्जत जो होती है ना अल्लाह ताला के हाथ में है। अब इन्होंने कितना कुछ किया इज्जत हासिल करने के लिए, लेकिन जलील आदमी जलील ही रहता है, क्योंकि वो अपनी उन आदतों से बाज नहीं आते। तो एज ए रिजल्ट ऑफ इट दे हैव टू फेस द शो। तो इंशाल्लाह आप लोग कोशिश करेंगे ये दोबारा एक आइडियल मुल्क बनेगा, पढ़े लिखे लीडर ले आए और उनका वीएन हो, इंटरनेशनल वीएन हो, छोटे मोहल्ले ये एट्थ अमेंडमेंट वाले ना हो कि वो उन्होंने सूबों को कब्जे में कर लिया हुआ है और सिंध का वो बेड़ा गर्क कर दिया किस तरीके से है। और ये ज़हन में रखें अल्लाह ताला कहता है कि मैं उन कौमों पर अजाब लेकर आता हूँ। ये जो सैलाब आया है या दूसरे आप हमारे ऊपर आफतें आई हैं, महंगाई की, दिस की, दैट की, ये हमारे करतूत का रिजल्ट है। अल्लाह मियाँ रहमत करते हैं, ये कहते हैं इंसान बहुत बड़ा जालिम है, अपने ऊपर जुल्म करता है। तो हमने ये जुल्म किया है जिसकी हम सजा भुगत रहे हैं। तो ये जो आखिरी में आयत आपके सामने पेश कर रहा हूँ, प्लीज़ इसको समझिएगा, इस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, अपने मुल्क के लिए, सभी के लिए दुआ गो हूँ, और मैं उम्मीद रखता हूँ आप लोग भी हमारे लिए दुआ करेंगे। हमें भी इसी तरह तकलीफ है जिसकी वजह से मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ मकसद ये नहीं है कि मैं कोई अपनी ज़ात की प्रोजेक्शन नहीं, मैंने अपने मुल्क से गर्ज है। माई एम इज़ टू क्रिएट शऊर हर इंसान में पैदा हो और हर एक खड़ा हो जाए कि आई हैव अ राइट एंड आई कैन फाइट एंड आई कैन गेट वट एवर आई वांट टू हैव इट। तो अल्लाह ताला हमको अमल करने की कोशिश करे। कुरान शरीफ प्लीज़ पढ़िएगा, बड़ा रिच मटेरियल है, मैं हमेशा उसी से अकल हासिल करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको खुश रखे। दोस्तों आखिर में मैं सिर्फ ये आपसे अर्ज़ करूँगा कि इंसान की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो उसके अंदर रिजिडिटी होती है। लिहाजा इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपने इंग्लिश प्रोग्राम में जो अब अनकरीब स्टार्ट होने वाले हैं
اس میں 5-6 پروگرام ہیں جس میں ایک مختلف انسان کی فطرت کے حصے، قوموں کا اس میں رول، پرسنالٹی، پرسونا، پرابلم، ایشوز. تو ان کو میں نے عرض کیا ہے کہ انسان چاہے لاکھ کوشش کرے، اس میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے سمن بکمن امجن قوم یا. تو یہ اگر آپ میں سے جو انٹرسٹڈ ہو اس کو دیکھیے گا، وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا تعالیٰ آپ کو مجھے نیک اعمال کرنے کی کوشش کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اوپر اپنی رحمت اور برکت عطا فرمائے.